हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू दिला नोट्स फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। ये आता है जनरली एलएलबी के सिलेबस की। अगर हम बात करें तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ सेकंड आता है, उसमें ये एक टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, जो कि हमें देखने को मिलता है चैप्टर 8 के अंदर, जिसमें कि सेक्शन की अगर हम बात करें तो वो कवर होते हैं 124 से लेकर के 147 तक। ये जो कंसेप्ट है इंडेमनिटी एंड गारंटी का, ये एक फंडामेंटल पिलर है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें एक रोल प्ले करता है, जो कि एक ऐसा मैकेनिज्म है वो प्रोवाइड करता है जिसमें कि कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं उनमें सिक्योरिटी या एक रिस्क एलोकेशन का मैकेनिज्म है उसको वो प्रोवाइड कर रहा है। और इन कॉन्ट्रैक्ट को हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रखते हैं, जो कि पार्टीज को एक पोटेंशियल प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग दी लॉसेस, या फिर जो किसी ऑब्लिगेशन है उसकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग है एक प्रोटेक्शन है वो इंश्योर करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन सभी के जो डिस्कशन हैं, इनके अंदर क्या डिस्टिंक्शंस हैं, क्या इसमें एप्लीकेशंस होती हैं, क्या लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, क्या इसके रूल्स दिए गए हैं, वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगी, कौन से सेक्शन में है और वो सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन इसमें प्रोवाइड किया गया है 124। सेक्शन 124 क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वो क्या है, इज अ प्रोमिस बाय वन पार्टी, वो पार्टी का क्या नाम है, इंडेमनीफाई, टू प्रोटेक्ट द अनदर पार्टी। जो अनदर पार्टी उसको क्या कहा गया है, इंडेमनीफाइड, या इसको हम इंडेमनिटी होल्डर भी कहते हैं। फ्रॉम द लॉस, किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लॉस से, जो कि किसके द्वारा काज है, बाय द प्रोमिसर, खुद के कंडक्ट से, या फिर कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी थर्ड पर्सन का भी इसमें इन्वॉल्व है। ये एक प्रोटेक्टिव एग्रीमेंट है फाइनेंशियल डेट्रीमेंट्स के अंदर, जिसमें कि प्रोटेक्शन दी गई है लॉस के रिगार्डिंग। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि जब एक इंडेमनीफायर वो प्रॉमिस करता है किसी चीज के लिए कंपनसेशन, अगर उसको कोई लॉस हुआ है किसी भी तरह का, उसको कंपनसेट करने के लिए या इंडेमनीफाई करने के लिए, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। अब हम इसके एसेंशियल फीचर की कुछ बात कर लेते हैं, क्या क्या इसके एसेंशियल फीचर हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कशन किया है डेफिनेशन, उसमें दो पार्टीज का जिक्र हुआ है, एक है इंडेमनीफायर प्रोमिसर और एक है इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर, जो कि है प्रोमिसी। ठीक, दो पार्टीज हैं और एक यहाँ पे प्रोमिस है जो कि कोर है इसका, जिसके लिए ये एग्रीमेंट किया गया है एक लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो इंडेमनीफाइड पार्टी है वो किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस है वो सफर ना करे। उसके बाद में इसमें क्या है, वो लॉस है वो कैसे होना चाहिए, वो एक स्पेसिफिक कंडक्ट है, उसमें मेंशन किया गया है 124 जो सेक्शन है उसमें, कि वो या तो होना चाहिए प्रोमिसर के खुद के कंडक्ट से, या फिर अदर पार्टी, कोई भी थर्ड पर्सन है उसके कंडक्ट से, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में स्टेपुलेटेड भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। और अगर इसमें हम लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी किस तरीके की है, जो इंडेमनीफाइड है उसकी यहाँ पे लायबिलिटी क्या बनती है, प्राइमरी लायबिलिटी बनती है, यानी कि वही व्यक्ति है जो कि वहां पर उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए लायबल होगा। और अगर इसके अलावा एक एसेंशियल की बात करें इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो क्या क्या हो सकते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एज पर द एक्ट के, जो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। उसके अलावा ये क्या हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। एक्सप्रेस जनरली होता है रिटर्न में, जिसमें की सारी चीजें पहले से मेंशन की हुई होती हैं, और इम्प्लाइड हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में वो डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं कि जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है वो परसुएसिव है अक्रॉस वेरियस लीगल एंड कॉमर्शियल डोमेन्स के अंदर, ऑफर क्या करते हैं, एक प्रोटेक्शन है पोटेंशियल जो फाइनेंशियल डिटरमिनेंट है, जो हानि हुई है किसी को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लीगल प्रोसीडिंग की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द कॉस्ट और डैमेज जो कि अराइज हुआ है लीगल एक्शन, जो किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है, थर्ड पार्टी के द्वारा, उसके खिलाफ हो गया। कॉमर्शियल एजेंसी में अगर बात करें तो एक प्रिंसिपल है वो इंडेमनीफाई करता है अपने एजेंट्स को, जो कि उसके अंडर जो काम कर रहा है एक एजेंट गुड फेथ में, उसको अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको इंडेमनीफाई करने के लिए।
और इंडेमनिटी बॉन्ड है, अक्सर जो बैंकिंग या लीगल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो किसी डॉक्यूमेंट या लाइबिलिटी के अगेंस्ट ऐसी बॉन्ड्स है वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं। सेल्स ऑफ गुड में कहें तो जहाँ पर एक वेंडर है वो अश्योर करता है गुड टाइटल की ये पर्टिकुलर चीज़ है, ये पर्टिकुलर गुड्स हैं वो एक बढ़िया क्वालिटी की हैं, अगर इससे किसी भी तरह का आपको लॉस होता है, किसी भी तरह का डैमेज होता है तो जो बेच रहा है वो आपको कंपनसेट करेगा। तो ये कुछ इसके जनरल से एग्जाम्पल हैं। लेकिन यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है, क्या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, जो इंश्योरेंस है वो इसमें कवर होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश लॉ की तो उसमें क्या है, उसमें जनरली जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो कवर है एक्सेप्ट द वन, वो क्या है, लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में किसी भी तरह का जो है लॉस है वो मेजर नहीं कर सकते, या कहीं हम वहां पर फाइनेंशियल लॉस है वो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी ह्यूमन पर्सन, कोई ह्यूमन है, उसके जो लॉस है उसको हम मनी या मॉनेटरी या फाइनेंशियल तौर पे है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसमें एक तो लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं होता। बाकी का अगर हम बात करें तो इंग्लिश लॉ में जनरली सारे भी जनरल हैं, जैसे मोटर इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, वो जनरली कवर है। लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो इसमें जब हम सेक्शन पढ़ते हैं 124 तो उसमें जनरली लिखा हुआ है कि वहां पर जो लॉस है वो किसके द्वारा होना चाहिए, बाय द कंडक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, या फिर जो प्रोमिसर है यानी कि इंडेमनीफायर है उसके द्वारा। तो उसके हिसाब से तो ये है जो इंश्योरेंस है वो इसमें बिल्कुल भी कवर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक केस लॉज भी हैं 2-3, जैसे कि गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन, AIR 1942 का ये केस है। तो इस केस में क्या था कि इस केस के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 124 है उसकी जो डेफिनेशन में इंडेमनिटी का कहा गया है कि ये सिर्फ ह्यूमन एजेंसी के द्वारा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सेक्शन 124 है उसके अंदर एक नैरोवर कंसेप्ट है वो दिया गया है। और यहाँ पे जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने इस केस में क्या कहा है कि जो सेक्शन 124 है वो डील करता है सिर्फ एक पार्टिकुलर काइंड ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। जबकि अगर हम इंग्लैंड की बात करें, इंग्लिश लॉ की बात करें तो उसमें ये जो है चीजें हैं बहुत ज्यादा वाइड हैं। और हालांकि यहाँ पे ये भी कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि इट्स मे हाउएवर बी नोटेड दैट सेक्शन 124 इज नॉट एग्जॉस्टिव, यानी कि एग्जॉस्टिव नहीं है, ये यहाँ पर ही कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर it has been held that the court would apply the same principle that court in the England do, यानी कि जो कोर्ट इंग्लैंड में करती है, यानी कि इक्विटेबल प्रिंसिपल्स हैं वो भी यहाँ पे हैं जो इंग्लिश लॉज के हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं। तो जब हम जुडिशरी की इंटरप्रिटेशन और जो केस लॉज वगैरह हैं वो देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसमें कुछ एक इंश्योरेंस के जो है कॉन्ट्रैक्ट है वो भी इसमें कवर किए जा सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सेक्शन 31 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें कवर होता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंडेमनिटी है उसकी हमने बात की थी। एक्सप्रेस वाला आपको बता दिया था कि जनरली कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। इम्प्लाइड इंडेमनिटी का मतलब क्या है कि जो एक्सप्रेस इंडेमनिटी है जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स के थ्रू हमने एक्सप्रेस कर दिया है, उसके अलावा इंडेमनिटी है वो इम्प्लाइड भी हो सकती है बाय द लॉ। कैसे, कुछ सर्टेन रिलेशनशिप के नेचर की वजह से, जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है जहां पर एम्प्लॉय अक्सर है जो ओब्लाइज्ड होते हैं अपने एम्प्लॉय को इंडेमनीफाई करने के लिए, जिसको कि अगर कुछ लॉस हुआ है ड्यूरिंग दी लेजिटिमेटली उनकी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म कर रहा है कौन, एम्प्लॉय, ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब एम्प्लॉयमेंट में है उस टाइम अगर उसको कुछ लॉस होता है, कुछ इंजरी होती है तो उसको इंडेमनीफाई करने के लिए एम्प्लॉयर है वो क्या है, लाइबल है। उसके अलावा एजेंट्स के जो एक्शन हैं यानी कि जो प्रिंसिपल है वहां पर उसके एजेंट को अगर कोई लॉस होता है जो कि उसकी ड्यूटीज है वो परफॉर्म कर रहा है इन गुड फेथ ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, तो उस केस में भी यहाँ पे प्रिंसिपल है वो मस्ट इंडेमनीफाई देयर एजेंट। और लीगल बेसिस पे अगर बात करें तो ये इम्प्लाई करती है, इम्प्लाइड जो इंडेमनिटी इंश्योर करती है कि इंडिविजुअल जो कि किसी और के बिहाफ पे है एक्ट कर रहा है विदाउट एक्सीडिंग देयर अथॉरिटी, यानी कि लीगल बेस पे उसको अथॉरिटी है उसके बिहाफ पे काम करने के लिए, तो उस केस में भी वो है यहाँ पे एक इम्प्लाइड इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म कर रहा है। आई होप कि आपको यहाँ तक है जो मैटर क्लियर है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे, वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो हमें देखने को मिलता है सेक्शन 126 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो कि डिफाइन करता है गारंटी एज ए प्रोमिस। ये क्या है, एक प्रोमिस है। किस लिए है ये एक प्रोमिस,
टू परफॉर्म द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन, किसी तीसरे व्यक्ति की लाइबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए, इन केस ऑफ देयर डिफॉल्ट, अगर वो तीसरा व्यक्ति डिफॉल्ट करता है तो उसकी लाइबिलिटी को ये परफॉर्म करेगा। इट इज अ ट्राइपार्टाइल एग्रीमेंट स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यहाँ पे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करता है। तीन इसमें जो है पार्टी हैं वो इन्वॉल्व हैं, तीन ही इसमें एग्रीमेंट है, वो हम देखते हैं क्या क्या है। इसके एसेंशियल एलिमेंट या फीचर की बात करें तो इसमें क्या है, तीन डिस्टिंक्ट पार्टी है। कौन है? क्रेडिटर जो कि पैसे दे रहा है या लोन दे रहा है। सेकंड है प्रिंसिपल डेटर जो ले रहा है वो लोन या जो पैसे उधार ले रहा है। एंड द श्योरिटी ग्रांटर जो कि श्योरिटी दे रहा है कि मैं अगर ये प्रिंसिपल डेटर है वो पे नहीं करेगा तो आई विल पे, यानी कि वो श्योरिटी दे रहा है किसको? क्रेडिटर को। तो यहाँ पे तीन पार्टी हैं वो क्या है? इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्या चीज है? 3 इंटरकनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट है। पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? प्रिंसिपल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसको कहते हैं हम? क्रेडिटर और डेटर के बीच में। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। थर्ड जो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके बीच में है? डेटर और श्योरिटी के बीच में। किस तरीके से है ये तो है जैसे अपना जो लोन है उसको वापस रीपे करने के लिए इनके बीच में है एक कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसी कॉन्ट्रैक्ट का कोलेटरल जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि श्योरिटी का जो सिक्योरिटी का यानी कि गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन दोनों के बीच में, यानी कि जो श्योरिटी है वो कहता है क्रेडिटर को कि मैं पे करूंगा अगर डेटर है वो पे नहीं करता तो। और वहीं पर अगर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करें तो वहां पर जो श्योरिटी है वो अगर डेटर डिफॉल्ट करता है तो उस केस में श्योरिटी है जो वो अमाउंट है वो पे कर देता है। उसके बाद में जो श्योरिटी के पास में इंडेमनिटी का राइट है कि वो जो क्रेडिटर ने अमाउंट इससे लेना था वो अब कौन लेगा? श्योरिटी लेगा डेटर से। आई होप इट इज क्लियर यहाँ पर किस तरीके से 3 एग्रीमेंट हैं। और जो यहाँ पे अगर हम बात करें लाइबिलिटी की तो जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो क्या है? कंटीजेंट है, यानी कि सेकेंडरी लाइबिलिटी है और ये डिपेंड करती है प्रिंसिपल जो डेटर है उसके डिफॉल्ट पे। अगर ये प्रिंसिपल डेटर है वो पे कर देता है अपना जितना भी डेट है या लोन वगैरह है तो इस केस में श्योरिटी की कोई लाइबिलिटी अराइज ही नहीं होती। हाँ, अगर ये व्यक्ति क्या करता है? डिफॉल्ट करता है तो उस केस में यहाँ पे श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो अराइज होती है। आई होप इट इज क्लियर। और यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेट का होना या किसी ऑब्लिगेशन का होना यहाँ पे जरूरी है इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के वैलिड होने के लिए। आई होप कि यहाँ तक आपको मैटर है वो क्लियर है। फिर हम एक बार छोटा सा इसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इन दोनों के बीच में कि मेजर डिफरेंस कौन कौन से हैं। डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें डिफरेंस है। पार्टीज की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 पार्टी है, यहाँ पे 3 पार्टी है, यहाँ पे इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर है, ये होगी 2 पार्टी। इधर क्या है? क्रेडिटर है, प्रिंसिपल डेटर है और श्योरिटी है, 3 पार्टियां 1, 2 एंड 3। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? यहाँ पर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में। क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यहाँ पर कितने हैं? 3 कॉन्ट्रैक्ट है, वो ऑलरेडी हम अभी जस्ट डिस्कस कर चुके हैं। एक तो इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में, ठीक है। और लाइबिलिटी की बात करें तो इंडेमनीफायर है, इसकी क्या लाइबिलिटी है? प्राइमरी है, डायरेक्टर यही पे करेगा, कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे पे करने के लिए नहीं आएगा। यहाँ पर जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटी क्या है? सेकेंडरी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। तो ये क्या है? सेकेंडरी लाइबिलिटी और कंडीशनल है, सिर्फ प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट पे ही ये राइज होती है। पर्पज क्या है? लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। और यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस है, यानी कि ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस मतलब जो डेट लिया गया है या जो लोन लिया गया है उसको परफॉर्म करना, वापस देने की एक अश्योरेंस है। ट्रिगर कब होता है? ये किसी ऑकरेंस पे, किसी ऑकरेंस ऑफ लॉस पे ट्रिगर होता है। जैसे ही लॉस होगा ये एग्रीमेंट है वो ट्रिगर हो जाएगा। और ये है जो प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट पे है वो ट्रिगर हो जाता है, उस टाइम पे ये लागू हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 124 एंड 125 2 सेक्शन हैं और इसमें 126 से लेकर के 147 तक के सेक्शन इन्वॉल्व हैं। और ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो क्या है? कोलैटरल है टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? लोन एग्रीमेंट हो गया, जैसे डेट एग्रीमेंट वो जो ले रहा है वो हो गया, ठीक है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आई होप कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में डिफरेंस
मीनिंग डेफिनेशन क्लियरली है वो समझ में आ गए होंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और कॉन्ट्रैक्ट लॉ सेकंड के रिगार्डिंग जो कोर्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा या फिर नीचे है जो डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। जल्द ही वो कोर्स है वो लॉन्च होने वाला है और उसमें जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और पीडीएफ्स वगैरह हैं, पीपीटी हैं, वो उसमें इन्वॉल्व होंगी। आई होप द वीडियो इज क्लियर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।